हेलो क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का, आपकी जो सेकंड बुक है उसका। और इसका चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसका आप जाके देख सकते हो। और ये सिर्फ अगर आपने पहले पढ़ रखा है ये चैप्टर तो ये सिर्फ आप सुन लो, और जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपने अपने नोटबुक में नहीं लिखा है, अपने नोट्स में नहीं लिखा है, तो आप उसको जो भी पॉइंट मैं बताऊँगा अगर आप में एक्स्ट्रा है वो तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको आराम से सुनो और अपना रिवीजन करो। रिवीजन में अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। पहले देखो पहला चैप्टर क्या था। पहला चैप्टर में हमने देखा था कि जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ठीक है। तो चैलेंजेस में पहला चैलेंज हमारा ये था कि टू शेप द नेशन, ठीक है, टू शेप द नेशन। पहला चैलेंज हमारा यही था कि जो नेशन हमारा था, जो देश हमारा है, इतना बड़ा था और इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, उसके साथ हम इसको कैसे बनाए, एकजुट करें, यूनाइट करें और एक देश बनाया, ठीक है। तो ये हमने पहले चैप्टर में ही कवर कर लिया है कि कैसे हमने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे जो प्रिंसली स्टेट थे सबको एक साथ यूनाइट किया, ठीक है। इन सबको हमने पहले चैप्टर में देख लिया है। और दूसरा चैलेंज ये था कि टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसको हम आज देखेंगे कि हमने कैसे इस्टेब्लिश किया डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में, ठीक है। हमारा जो देश है उसमें पहले फर्स्ट इलेक्शन कैसे हुआ था, वो क्या क्या चैलेंजेस आए थे उसमें, इलेक्शन कमीशन ने उसे कैसे कराया, और ठीक है ये सब हम देखेंगे। और साथ साथ देखेंगे कि जब हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की उसके कम से कम 15 साल बाद तक 3 इलेक्शन तक ही एक ही पार्टी ने डोमिनेट किया। उसके डोमिनेट करने के पीछे उसका रीज़न क्या था, ठीक है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो की लिंक और कोई भी क्वेरी है आपका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में हमने हमें जो पढ़ना था हमने वो बता दिया कि हमने सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमने अपने इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे डोमिनेट किया फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन को, ठीक है। और ऑपोजिशन का इमर्ज कैसे हुआ, ये 3 चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो हमारा, जैसा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा देश को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो बहुत आसानी से नहीं मिली थी, ठीक है। बहुत आसानी से नहीं मिली थी, बहुत विचित्र और बहुत ही अजीब सिचुएशन में हमें आज़ादी मिली थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे पास, उसी में से एक चैलेंज ये था कि डेमोक्रेसी को हम कैसे इस्टेब्लिश करें, ठीक है। अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करें, ठीक है। देखो, द नेशनल यूनिटी वॉज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें हमारा जो देश था उसको एक साथ यूनाइट करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। साथ ही हमें ये डर लगता था कि अगर हमने देश को यूनाइट कर दिया और फिर डेमोक्रेसी ले आए तो डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी, ठीक है। ये हमें पहले लगता था, ठीक है। देखो, और भी बहुत सारे देश थे जो आज़ाद हुए थे, मीन्स हमारे साथ आज़ाद हुए थे, कॉलोनिज्म से दूर हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम अपनाया था, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम का मतलब कोई मोनार्की बन गया, कोई राजा बन गया उस देश का, वो राजा चलाने लगा, या फिर कोई मिलिट्री रूल आ गया वहाँ पे, ठीक है। ये सब होता था वहाँ पे। लेकिन हमारी जो इंडिया था, द कंडीशन इन इंडिया वॉज नॉट वेरी डिफरेंट, बट द लीडर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द डिफरेंट मोर डिफिकल्ट पाथ। इंडिया में भी सेम ही कंडीशन थी कि हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, लेकिन हमने ना कोई मिलिट्री रिजीम अपनाया, ना कोई अलग पार्टी, ना कोई अलग गवर्नमेंट का अपनाई, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी को ही चुना। डेमोक्रेसी को क्यों चुना हमने? क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, उसका कोर आइडिया यही था कि हमारी कमिटमेंट थी कि हम डेमोक्रेसी, कभी भी हम इंडिपेंडेंस होंगे तो हम डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे। आर लीडर्स वेयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। मीन्स हमारे जो नेता थे ये डेमोक्रेसी को या फिर पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देखते थे कि पॉलिटिक्स हमारे लिए प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं देखते थे हमारे नेता या फिर हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पे। हमारे लीडर जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो लीडर जो
डेमोक्रेसी है उसको एक ऐसा समाधान देखते थे, एक ऐसा साधन देखते थे जिसके थ्रू हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यही दिया हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। चलो देखो, इन लास्ट चैप्टर यू स्टडी हाउ, इन लास्ट क्लास मतलब क्लास 11th में आपने ये पूरा देख लिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ था, आपने पढ़ा होगा। और आर्टिकल, फिर उसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है, लेजिस्लेचर क्या होती है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है उसमें। ठीक है, अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ था और 24 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आ गया था, मतलब इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, उस टाइम तक 1950 तक हमारी जो कंट्रीज थी वो इंटरिम गवर्नमेंट चलाती थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, जो सिर्फ कार्यवाहक गवर्नमेंट थी, जो काम करने के लिए सिर्फ बनी थी, वही गवर्नमेंट 1950 तक चल रही थी, 1947 3 साल। ठीक है, नाउ इट वाज नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि 3 साल तो हो गए, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जल्दी से जल्दी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ले आया जाए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल हो गए थे, सारे रूल लिखे थे कि कैसे हमें डेमोक्रेसी ले आनी है, कैसे हमें इलेक्शन कराना है। ठीक है, अब सिर्फ यही था कि कैसे भी करके हमें मशीनों को सेट करना है और साथ में ही इलेक्शन करा लेने हैं। तो 19 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, 1950 में, जनवरी में 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 1950 जनवरी में इलेक्शन कमीशन सेट किया गया था। सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, याद रखो ये, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे और क्या क्या था। यहाँ पे देखो, लेकिन जो इलेक्शन था ना, वो इलेक्शन इतना इजी नहीं था। ठीक है, इतना इजी इलेक्शन नहीं था। क्योंकि इजी क्यों नहीं था भाई, पहली बात बहुत ही दिक्कत होने वाली थी इलेक्शन कंडक्ट कराने को। इलेक्शन तो आप कोई भी कंडक्ट करा सकते हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, वो भी इतने बड़े देश में, इंडिया जितना बड़ा देश है उतने बड़े देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने। ठीक है, पहला चैलेंज क्या था कि डिलिमिटेशन ऑफ ड्राइंग बाउंड्रीज। ठीक है, पहला चैलेंज क्या था, ड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पहला चैलेंज। अब मैं लिख देता हूँ इसको, चलो आप यहाँ पे हम लिखते चलते हैं इसको। ठीक है, देखो 1 मिनट, चलो इसको हम लिखते चलते हैं यहाँ पे। चैलेंजेस, CHALLENGES, चैलेंजेस इन FRONT, फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पहला चैलेंज क्या था, टू ड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहला तो चैलेंज यही था कि हमारे जो इतना बड़ा देश है उसको पहले कैसे डिवाइड किया जाए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जैसा कि अब अभी भी इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हो कि इस विधानसभा क्षेत्र से ये हैं, फिर इस लोकसभा क्षेत्र से ये उठे, तो वो सब क्या होता है, वो एरिया क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या था, टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। 1 मिनट, टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है कि जब ना इलेक्शन होने वाला होता है उससे कुछ टाइम पहले ना इलेक्शन कमीशन अपना एक वो पेपर रिलीज करती है जिसमें जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं उनके नाम लिखे होते हैं। तो वो सबसे दूसरा चैलेंज ये था कि उस चार्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा इन दोनों टास्क ने टाइम लिया कि कैसे हम बाउंड्री ड्रॉ करें, कैसे लोगों को ले आएँ। ठीक है, लेकिन जब पहला जो रोल पब्लिश हुआ, जो पहला रोल इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। और जब पहला रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया रोल में, तो उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम ही नहीं था। ठीक है, दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ
पहले क्या होता था, कोई अपनी बेटी का, कोई अपनी बहू का या फिर कोई अपनी पत्नी का नाम नहीं बताता था, कोई ये सब लोग ऐसे ही जानते थे ना कि फलाने की मम्मी है, फलाने की मेहरारू है, ऐसा जाना जाता था। ठीक है, तो सिंपल सा यही, मतलब 40 लाख औरतों का नाम ही नहीं था वहाँ पे इलेक्शन वो रोल में, इलेक्टोरल रोल में। सिर्फ ऐसा लिखा था वाइफ ऑफ ये, डॉटर ऑफ ये, ऐसा लिख के आ गया था। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंटिटी एंड ऑर्डर टू रिवाइज रिवीजन इफ पॉसिबल। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया भाई, इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे एक्सेप्ट करेगा कि वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ ये हो तो आप लिख लो, ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ सिंपल सा। ठीक है, उसने एक्सेप्ट करने से उसको मना कर दिया गया। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैव एवर बिन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। इससे बड़ा इलेक्शन आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था। 1950 से पहले इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं हुआ था। अब इससे बड़ा आप इलेक्शन ऐसे देख सकते हो कि इसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। आप समझ सकते हो, 17 करोड़ लोग वोट देने वाले थे। 3200 MLAs, 3200 MLAs, मतलब मेंबर ऑफ स्टेट का जो इलेक्शन होता है उसमें 3200 कैंडिडेट वो होने वाले थे, और लोकसभा में 489 कैंडिडेट। ठीक है, 15% ऑफ एलिजिबल वोटर्स वेर इलिटरेट। अब तीसरा चैलेंज क्या था, तीसरा चैलेंज ये था, देखो तीसरा चैलेंज लिखो, थर्ड चैलेंज वॉज टू इलिटरेसी। देखो थर्ड यही चैलेंज था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब इससे क्या चैलेंज आएगा, पढ़े लिखे नहीं थे तो लोगों को समझाना पड़ेगा कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, और फिर कैसे किसको वोट देना है, आप अपने राइट्स के लिए किससे पूछ सकते हो, ये सब बताना पड़ता था उनको। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 3 लाख से ज़्यादा ऑफिसर्स को ट्रेन किया और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया टू कंडक्ट इलेक्शंस। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को, ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया टू कंडक्ट द इलेक्शंस। ठीक है, it was not the size of country and the electorate that made this election unusual. The first election was also the biggest test of democracy. जो पहला जो हमने इलेक्शन कंडक्ट किया था 1952 में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कब से कब तक चला। ठीक है, देखो इलिटरेसी हमने लिखा ना यहाँ पे। ठीक है, इलिटरेट कंट्री, फर्स्ट इलेक्शन का जो हमारा था ना, वो सिर्फ सबसे बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी के लिए। वो भी ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पुअर लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उससे पहले जो डेमोक्रेसी थी ना, वो सिर्फ बड़े देशों में होती थी, जैसे अमेरिका में, यूरोप में। जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग डेमोक्रेसी को समझते थे और डेमोक्रेसी के लिए वोट करते थे। और इस टाइम पे जब हमारा पूरा देश ही गरीबी से जूझ रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अभी हमने देखा ना कि सिर्फ यहाँ पे 15% लोग ही पढ़े लिखे थे हमारे उस टाइम पे कंट्री मेंबर। तो उस टाइम पे हमने ये सोचा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम डेमोक्रेसी को ले आएंगे भाई। और दूसरा सबसे बड़ा तीसरा ये चैलेंज था कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, चौथा UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये था कि जब उस टाइम पे 1950s के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम उस टाइम पे ना कई यूरोपियन देश और कई अमेरिकन देश ऐसे, मतलब नॉर्थ अमेरिकन देश ऐसे नहीं थे कि जो विमेन को राइट देते हों वोटिंग का। लेकिन हमने, इंडिया ने क्या किया, जब पहली बार देश आज़ाद हुआ उसी टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने सबको राइट दिए। जो 18+ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे 18+ जितने भी लोग थे सबको वोटिंग राइट दे दिए गए। ठीक है, हमने सारे प्रॉब्लम ओवरकम किए कैसे ना कैसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, जैसे पहला इलेक्शन कैसे होता, पहली बार इलेक्शन कैसे हुआ था। ठीक है, पहली बार इलेक्शन ऐसे होता था कि जैसे सबके नाम के ना डब्बे रखे होते थे, डब्बे पे उसका नाम, उसका पार्टी का नाम, उसका जो इलेक्टोरल वो सिंबल होता है वो सब लिखा होता था। और एक पर्ची दी जाती थी कैंडिडेट, उसको एक पर्ची दी जाती थी जो इलेक्शन वो वोट देने जा रहा है, वो पर्ची उस डब्बे में ले जाके अंदर जिसको देना होता था वो डाल देता था। उस टाइम पे ऐसा इलेक्शन होता था। फिर धीरे धीरे करके स्टील बॉक्स, जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तो ऐसे 20 लाख स्टील बॉक्स यूज़ किए गए थे, सोच सकते हो आप। उस टाइम पे ना कोई बैलेट पेपर था, ना कोई ईवीएम था, सिर्फ उस टाइम पे एक साथ स्टील का डब्बा होता था, उसमें लोग जाके अपनी पर्ची डाल देते थे। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ, उस पर कुछ कई भाषाओं में लिखा होता था, जैसे आपको किसको वोट देना, तो यहाँ पे जैसे उसका नाम हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में, उर्दू में, सब कई भाषाओं में उसका नाम लिखा होता था। जिसको जो भाषा समझ में आया वैसे भाषा में लिख दे। ठीक है, उसका सिंबल लगा होता था। ठीक है, अब इसके बाद एक टाइम आया जब हमने उस पर शिफ्ट किया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बैलेट पेपर पे क्या होता था कि ऐसा देखो, ये बैलेट पेपर बना होता था
तो इस पे जो भी कैंडिडेट वोट देना होता था, जिसको जिसको भी वोट देना होता था वोटर को, वो जाता था और उसके सामने स्टैम्प कर देता था। मान लो यहाँ पे साइकिल पे वोट देना, तो यहाँ पे साइकिल पे वोट करेगा, यहाँ पे कमल पे देना, कमल पे स्टैम्प कर देगा। तो ऐसे वोटिंग होती थी उस टाइम पे। फिर जब एक टाइम आया जब इलेक्शन कमीशन ने 1990s के बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, बहुत सारी टेस्टिंग हुई। और सब सोच सकते हो 1990 से मीन्स 2004, 14 साल इलेक्शन कमीशन ने टेस्ट किया ईवीएम को, 14 साल इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को टेस्ट किया। फिर 2004 में इसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह ईवीएम पे शिफ्ट हो गया। अब आज भी जो इलेक्शन होते हैं ईवीएम पे ही होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का ये आपको पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होते थे पहले, अब कैसे होते हैं, ठीक है। देखो अब चलो, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इतना बड़ा इलेक्शन कराना किसी के लिए भी खाली नहीं थी, जो हमने कर दिया था 1950s में, ठीक है। अब इसको ना जो बड़े बड़े लोग थे, मीन्स एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। जो पहला इलेक्शन था, इसको एक इंडियन एडिटर था जिसने बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री बोला था, ठीक है। और इसमें लाइक मिलियंस ऑफ पीपल, जो इलिटरेट पीपल थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्होंने भी वोट दिया था। द इलेक्शन हैज टू पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड इन October 15 to February 52। मीन्स 5 महीने हमारा इलेक्शन चला था, पहला जो जनरल इलेक्शन था। लेकिन इसको हम 1952 का ही इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल ने वोट किया था, जो हमारे देश के ज़्यादातर लोगों ने वोट किया था, वो 1952 में वोट किया था। इसीलिए हम इसको जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट हो गया था 1951 में अक्टूबर से ही, ठीक है। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग, ठीक है। 6 महीने लगे थे इसको पूरा होने में और सब करने में। द लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन वॉज इंकरेजिंग, मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट अ डे ऑफ द इलेक्शन। मतलब हाफ से ज़्यादा, जैसा आज भी होता है कि मोर देन 50% वोट हमेशा पड़ते हैं, तो वैसा ही उस टाइम पे भी हुआ था कि 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। हर सीट पे लगभग 4 लोग कंपटीशन कर रहे थे। और ये इनकरेजिंग भी था कि जो पहला इलेक्शन उसमें इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ने वोट किया है और इतनी ज़्यादा कैंडिडेट एक सीट के लिए उठ रहे हैं, ठीक है। अब जब इलेक्शन हो गया तो जो लोग ये सोचते थे कि हम कभी जो इंडिया जो कभी डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा, इतनी डाइवर्सिटी है, एक साथ नहीं रह पाएगा, उन लोगों को हमने गलत साबित कर दिया कि हम इलेक्शन करा सकते हैं। और हमने ये भी प्रूफ किया कि डेमोक्रेसी किसी दुनिया के किसी भी पार्ट में बढ़ सकती है, डेमोक्रेसी कहीं भी आ सकती है, ठीक है। चलो अब ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लो। थोड़ा इस पार्ट में आपको दिया हुआ, आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री में, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक अच्छे वक्ता थे ये। और सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़े जैसे जैसे दिया हुआ उनके सबके बारे में आपको पढ़ने में समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ठीक है। जो 3 इलेक्शन हुए थे, मीन्स आप 3 इलेक्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक इलेक्शन है ये कहाँ का, 1952 का इलेक्शन, 57 का इलेक्शन, 62 का इलेक्शन। इसमें ये 3 जो इलेक्शन हुए, फर्स्ट 3 इलेक्शन, इसमें कांग्रेस ने डोमिनेट किया था। जैसे यहाँ पे 1952 में 489 लोकसभा सीट थी, इसमें इसने 364 सीट ले आई। फिर जो 57 में इलेक्शन हुआ उसमें 371, फिर जो 1962 में होता वो उसमें 361। तो कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था उस टाइम पे 3 जनरल इलेक्शन को। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 3 जनरल इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट किए, उसमें इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इसने डोमिनेट क्यों किया, ठीक है। जो फर्स्ट 3 इलेक्शन थे वो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसने किसी को सरप्राइज नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सबको पता था कि कांग्रेस जीतने वाली थी, कांग्रेस जीतने वाली है, सबको इतना पता था, ठीक है। कांग्रेस वॉज पॉपुलरली नोन, कांग्रेस उस टाइम सबको पता थी कि कांग्रेस क्या है, जिसने अपनी लेगेसी है जो नेशनल मूवमेंट से लेके आ रही थी। नेशनल मूवमेंट ने उसे पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था हैविली। इसके पास बहुत ज़्यादा लीडर थे, ठीक है। और वो पूरी कंट्री में फैली हुई थी। फाइनली जवाहरलाल नेहरू, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इनको मिल गया प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, ठीक है। When the first result was declared, the extreme of the victory of Congress did not surprise many. कांग्रेस का जो विक्ट्री था वो किसी को सरप्राइज नहीं किया, ठीक है। The party won 364 सीट्स, ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया अभी।
364 सीट्स कांग्रेस को जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी जिसने सिर्फ 16 सीट जीती थी, ठीक है। द सेकंड इलेक्शन वेयर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री ऑफ दोज इलेक्शन एज वेल। कांग्रेस ने दूसरी बार में भी मीन्स अच्छी खासी बढ़त बनाई और जीत गई सेकेंड इलेक्शन भी। इट वॉन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऑल ओवर द स्टेट एक्सपेक्ट तवाराकोन एंड कोचिंग। इसने मोस्ट ऑफ द स्टेट में सारी सीटें जीती, लेकिन जो 2 स्टेट थे उस टाइम पे इस टाइम पे जो उसके पार्टनर केरला के, वो 2 सीट नहीं जीत पाई। 2 सीट कौन से थे? तवाराकोन और कोचिंग। ये 2 सीट अभी कांग्रेस उस टाइम पे नहीं जीत पाई थी, ठीक है। फाइनली इवन इन दीज स्टेट द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एक्सपेक्ट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। अब जैसे कि देखो, आपको पता होगा कि उस टाइम पे कांग्रेस दोनों तरफ रूल कर रही थी। पहला सेंटर में भी थी और दूसरा स्टेट में भी। मोस्ट ऑफ द स्टेट वे आर अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे ही, सॉरी, ठीक है। अभी देखो, अभी हम आगे चलते हैं। इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 57 एंड 62, ठीक है। आपको यहाँ 5-5 साल का गैप रखना है इलेक्शन में। जैसे कि एक इलेक्शन हुआ 1952 में, फिर एक बार होगा 57 में, फिर एक बार होगा 62 में। इसमें तीनों में कांग्रेस की विन हुई थी, ठीक है। इन तीनों में कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी जिसने पहले इलेक्शन में 16 सीट्स जीती थी, ठीक है। द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन लोकसभा बाय विनिंग द 3/4 ऑफ द सीट्स। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टी कुड विन इवन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स। मतलब कोई भी एक सिंगल पार्टी भी ऐसी नहीं थी जिसने थोड़ा सा भी कोई 1/3 भी सीट कोई नहीं जीत पाई थी, ठीक है। मतलब विक्ट्री, जैसे कि अब देखो, अभी ऊपर हमने एक जो मैप दिखाया, अभी देखो यहाँ पे एक कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने इतना सीट जीता है, ठीक है। और इतने सारे पार्टी छोटी पार्टी मिलकर इतना सीट जीत रही है, ठीक है। तो ये कोई सिंगल पार्टी भी ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस के टक्कर में आए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस केस वेयर इन केरला इन 1557 व्हेन द कोalition लीड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट। अब देखो, केरला में जब स्टेट इलेक्शन हुए तो 1957 में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। These extent the victory of Congress was artificially boosted by our electoral system। अब देखो, इलेक्शन जीतने का ना जो मेन सबसे बड़ा वो था इलेक्शन कांग्रेस का, जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया इलेक्शन जीतने में, वो था कि हमारे जो इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, वही ऐसा है कि जो भी मतलब वोटिंग से परसेंट नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम फॉलो करते हैं। जैसा कि मान लो कोई भी मतलब 10 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 10 में से एक ने 10 कैंडिडेट हैं और वोटिंग टोटल है 100%, ठीक है। तो 10 लोग हैं, 10 में से किसी ने एक 11% भी ले लिया ना, 11%, और सबने 9-10 पाया, तो जो 11% वाला है इसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई आपको बात? जो फर्स्ट आ जाएगा, चाहे 1 नंबर से आए या 2 नंबर भी मिला हो, अगर वो फर्स्ट है तो उसको पहला दे दिया जाएगा कि ये विनर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो सबने 9-10% पाया तो उसी प्रोपोर्शन में सीट की वो नहीं होती। जैसे कुछ सीटों में, कुछ कंट्रीज़ में होता है कि जितनी सीट आप पाओगे उतनी उसी प्रोपोर्शन में आपको लोकसभा में या फिर हाउस में आपको सीट दे दी जाएगी। वैसा नहीं होता, यहाँ पे जो एक ही सीट है और एक सीट पे जो सबसे ज़्यादा पाएगा वोटिंग उसको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इन 1952 फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स बट इट मार्ज 44% ऑफ द सीट। जैसा कि एग्जांपल है 1952 में कांग्रेस को सिर्फ 1952 सॉरी मैं 55 सीख रहा हूँ 1952 में वेट यार 1952 में कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिली थी। यानी कांग्रेस पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में से सिर्फ 45 करोड़ लोग ही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बने। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को 45% ही वोट मिले। लेकिन सीट देखो, सीट पे 74% सीट इसके पास थी। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 74 सीट तो सिर्फ कांग्रेस के पास थी। लेकिन ज़्यादा लोग चाहते नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी बने, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा सिस्टम ही है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर कम लोग वोट भी मिले उसको, कम लोग भी वोट दें, फिर भी वो गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। द सोशलिस्ट पार्टी द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म ऑफ वोट, द
मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो है वो वोट के परसेंटेज में, वोट के मामले में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके पास 10% वोट शेयर थे, ठीक है। लेकिन सीट कितनी थी, सीट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इसका सीट कितनी थी भाई, देखो 10 वोट 10% थे, बट इट कुड नॉट इवन 3% ऑफ द सीट, 3% भी सीट नहीं थे। मतलब 10 करोड़ लोग उस टाइम पे चाहते थे कि सोशलिस्ट पार्टी बने, लेकिन सीट कितनी थी, 3% भी नहीं थी। आप सोच सकते हो, मतलब 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बने, लेकिन सीट कितनी है, अगर 100 सीट भी है तो इसके पास 3 सीट भी नहीं होगी। सोचो 10 करोड़ लोगों के चाहने के बाद भी 3 सीट इसके पास नहीं है, ठीक है। In this system, the election that has been adopted in our country, the party get more votes than other trend to get much more than its proportional share. That is exactly what worked in favor of Congress. कांग्रेस के फेवर में यही काम किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया, इसके बाद में कुछ है नहीं। ओपोजिशन भी जो था उस टाइम पे उसने भी ये मान लिया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है अगर कांग्रेस जीत गई तो। इस टाइम पे तो अगर जीते तो फिर हल्ला हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ये है वो है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की जो विक्ट्री हुई थी 1957 में, वो उस टाइम पे एक मार्क था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में जितने भी स्टेट थे सब में कांग्रेस का रूल था, लेकिन केरला ऐसा था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी। लेकिन 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कम्युनिस्ट पार्टी जो गवर्नमेंट थी केरला में, उसको अंडर आर्टिकल 356 के तौर उस पे ग्राउंड पे उसने उस पार्टी गवर्नमेंट को या फिर उस गवर्नमेंट को वो हटा दिया, ठीक है। मिसयूज ऑफ ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी गवर्नमेंट ने मिसयूज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का, ठीक है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का यूज़ 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी केरला में उसको हटा दिया था। कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हुए, आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए, ठीक है। पहली बार मिसयूज हुआ था कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का हमारी कंट्री में। चलो हम आगे देखते हैं। ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में दिया हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैन बी मास मूवमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस का ही पार्ट थी ये पहले। ये किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, इट वॉज फाउंड विद इन द कांग्रेस इन 1934 में फॉर्म की गई थी बाय द यंग लीडर हु वांट अ मोर रेडिकल कांग्रेस, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस धीरे धीरे बातचीत करके वो सॉल्व करना चाहती थी मामला। लेकिन 1934 में कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट पार्टी बनी जो यंग लीडर्स थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और ये मोर रेडिकल कांग्रेस को चाहती थी, ठीक है। द कांग्रेस सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे वो बिलीव करते थे। ये क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस जो फेवर लेती थी कैपिटलिज्म का, ठीक है। सोशलिज्म में क्या होता है, ये लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना चाहते थे, और कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि पूरे मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतनी प्रोपोर्शन में खाना मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब कांग्रेस डोमिनेंस में हम देखते हैं कि कांग्रेस ने डोमिनेट कैसे किया था। फर्स्ट इलेक्शन कांग्रेस ने डोमिनेट कैसे किया, इतने सारे इलेक्शन, ठीक है। देखो एक मिनट, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेशन ऑफ वन पार्टी। इंडिया एक ऐसी कंट्री, सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जिसने वन पार्टी डोमिनेशन को देखा हो। अगर आप चारों तरफ देखोगे अपने दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों में भी ऐसा हो सकता है कि वन पार्टी डोमिनेट हो। जैसे कि मान लो चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये बोला है कि सिर्फ वन पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। चाइना में, क्यूबा में, और जैसे म्यांमार में, बेलारूस में, इजिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टू मिलिट्री रूल्स मिलिट्री रूल्स ऐसा होता है कि वन पार्टी डोमिनेट करती है हमेशा, ठीक है। चलो और देखते हैं। अंटिल अ फ्यू ईयर एगो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वर आल्सो इफेक्टिव वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री। कुछ टाइम पहले मैक्सिको भी वन पार्टी डोमिनेट कंट्री था। मतलब इतनी सारी कंट्री जिसमें वन पार्टी ने डोमिनेट किया, वो सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं था, ठीक है। लेकिन इंडिया का केस इन सबसे अलग था। जैसा कि अभी हमने देखा कि क्यूबा में, चाइना में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वहाँ पे एक ही पार्टी बन सकती है।
और दूसरा हमने देखा कि जैसे म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, यहाँ पे मिलिट्री पावर की वजह से सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करी। लेकिन इंडिया में क्या था? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में लोगों ने खुद वोट दे के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाया था, वो भी 3 साल लगातार वन पार्टी डोमिनेट किया था। ठीक है, ये सेम सिमिलर था अफ्रीका की तरह। अफ्रीका की तरह सिमिलर था, क्योंकि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ऐसे डोमिनेट किया था। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी वहाँ पे भी थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया में भी थी। तो ऐसे ही इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में ने भी डोमिनेट किया है। ठीक है, एक चलो अब हम देख लेते हैं एक बार कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस, देखो हम कांग्रेस का ना जो इसने ये इतनी सक्सेस क्यों हुई कांग्रेस की, हम थोड़ा ना जो सक्सेस हुई है इसका हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस इतनी सक्सेस क्यों हुई है। ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं। 1 मिनट आ जाओ, आप नीचे आओ। चलो इसको मैं थोड़ा सा नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट भी है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा पेन का इंक भी बदल लें। क्या वाइट? ठीक है, चलो कांग्रेस की डोमिनेशन, वाई CONGRE, कांग्रेस डोमिनेट, वाई कांग्रेस डोमिनेट। ठीक है, तो पहला रीज़न ये था कि कांग्रेस ने डोमिनेट क्यों किया। पहला रीज़न यही था कि ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। इसकी जो लेगेसी थी ये फ्रीडम स्ट्रगल से होके आती थी। ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड, CIPATED, पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, दे पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। दूसरा, इनके पास फेमस लीडर थे बहुत सारे। फेमस लीडर फॉर एग्जांपल जो इस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस टाइम पे कांग्रेस के सबसे बड़े फेमस लीडर थे कांग्रेस, वो भी कांग्रेस में थे। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उस टाइम पे वो सब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करते थे। ठीक है, तीसरा रीज़न इसके कांग्रेस के डोमिनेट करने का, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी ये। वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी ये। ठीक है, चौथा, कैंपेनिंग बिफोर टाइम, कैंपेनिंग बिफोर टाइम मीन्स 1947 में ही देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद से इन्होंने कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया था, कर दिया था, क्योंकि इनको तो पता ही था कि इलेक्शन हमें ही कराना है। इस टाइम पे जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर द पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो उनको तो पता ही था कि इलेक्शन कराना है, तो उन्होंने पहले ही बिफोर टाइम, मतलब 1952 में इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, चौथा हम देखते हैं, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, इनकी जो रीच थी, सॉरी ऐसा राइटिंग पे मत जाना आप। ठीक है, मतलब ओह शिट, देखो ये भी मिट गया, इसको ही मिटाना पड़ेगा मुझे। चलो देखो ये भी मिट गया यार। चलो चौथा एक बार और लिख देते हैं हम। चौथा, कैंपेनिंग बिफोर टाइम। ठीक है, और पांचवा क्या था? पांचवा था रीच, इनकी जो रीच थी ना, मतलब पूरे इंडिया का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे इनके जो वर्कर हों वो ना हो। पूरे रिमोटली एरिया का मतलब ये होता है दूर दराज का एरिया, पूरे दूर दराज के एरिया में भी इनका वोट था, इनके वोटर्स थे पूरे दूर दराज के एरिया में भी। ठीक है, ये 4-5 रीज़न हो गए। अभी हम आगे भी देखते हैं और आगे फिर आपको समझाते हैं कि आगे और क्या क्या रीज़न थे। ठीक है, चलो आओ, ये 5 रीज़न आप नोट कर लो कि कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया था। ठीक है, दूसरा आप देखो यहाँ पे, दूसरा, 1 मिनट, दूसरा देखो यहाँ पे, पेन का यहाँ पे इंक चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, वेट, चलो देखो, कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन
कांग्रेस जो थी ना वो खुद में इतनी डाइवर्स पार्टी थी, इतनी डाइवर्स थी कि उसके पास सारे तरह की आइडियोलॉजी थे, सारे तरह के लोग थे, मतलब जितने भी सोशल ग्रुप होते हैं सारे सोशल ग्रुप आपको कहीं नहीं तो कांग्रेस में मिल जाएंगे। उस टाइम पे इतनी डाइवर्स वो थी ये, ठीक है। इसका ये भी रीज़न था, ठीक है। चलो अभी इसका दूसरा हेडिंग इसी में डाल दो आप, ठीक है। ये सेम ही है ये, मतलब कांग्रेस वाई कांग्रेस डोमिनेट, इसका यही रीज़न, इसका भी ये रीज़न है, ठीक है। इसी का रीज़न है, सिर्फ हेडलाइन आपकी अलग हो जाएगी। वाई कांग्रेस डोमिनेट के अंदर ही इसका भी रीज़न है, स्ट्रॉन्ग सोशल एंड आइडियोलॉजिकल EOLOGIC आइडियोलॉजिकल कोलिशन, COALITION कोलिशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन थे इसके पास, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और इसको जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना यहाँ पे नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो ये 5 रीज़न तो अलग हो गए, ठीक है। ये 5 रीज़न तो अलग हो गए, ये छठा रीज़न है और हम छठे रीज़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको आप में 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर में क्या सिर्फ यही नहीं लिखोगे ना, तो 1 मिनट, 5 नंबर में आ गया तो सिर्फ ऐसा 5 पॉइंट लिख के नहीं आओगे ना, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे ये मैंने बताया, दे पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, फेमस लीडर थे उनके पास, इसको आप थोड़ा सा ना 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखना। और ये जो छठा पॉइंट है इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अलग से आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और जो ऊपर के 5 पॉइंट है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपनी तरफ से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में। देखो अब हमें सबसे पहले पता है कि कांग्रेस का जो फॉर्म हुआ था, कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 में फॉर्म हुई थी। और फॉर्म जब हुई थी, फॉर्म किसके द्वारा हुई थी, एक प्रेशर ग्रुप था। प्रेशर ग्रुप मीन्स एकदम न्यूली एजुकेटेड ग्रुप था, मतलब जो नए पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, कॉमर्शियल लोग थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था ग्रुप 1885 में। और धीरे धीरे ये हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे कैसे इसने एक मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया 20th सेंचुरी में, और धीरे धीरे ये फिर एक इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टीज एंड इस सब्सिक्वेंटली डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमने पहले ये देखा कि 1885 में एक पार्टी बनी, किसके द्वारा, एक ग्रुप था, न्यूली एजुकेटेड ग्रुप था, प्रोफेशनल लोगों का, उन्होंने इसको बनाया। फिर धीरे धीरे हमने ये देखना स्टार्ट किया कि इसने कैसे पार्टिसिपेट किया हमारे मूवमेंट में, एक मास मूवमेंट जो होने वाला था। फिर हमने धीरे धीरे ये देखा कि धीरे धीरे इसने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी में। और जब इसने पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हुई, फिर इसने लगातार 15 साल तक, मतलब 3 जनरल इलेक्शन में कैसे डोमिनेट किया ये हमने देख लिया, ठीक है। Thus the Congress began as a party dominated by English speaking। अब स्टार्टिंग में ये कैसी पार्टी थी, ये डोमिनेटेड पार्टी थी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल लोगों के द्वारा। अभी हमने देखा कि जो नए पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो जब पहला इनिशियली इट वाज द पार्टी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल अपर कास्ट के लोग थे, अपर मिडिल क्लास के लोग थे, अर्बन इलीट लोग थे। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बाद सारे कंडीशन चेंज हो गए, ठीक है। इट्स सोशल बेस वाइडेंड, मतलब जिसका जो सोशल बेस था जो सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित था, अब वो बड़ा चौड़ा होने लगा। उसके अंदर डाइवर्स ग्रुप आने लगे, दोज हु इंटरेस्टेड वेयर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन मतलब जैसे जिनके विचार भी नहीं मिलते थे कांग्रेस से, वो लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन करने लगे। पीजेंट भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर, ऑनर, मिडिल मैन, लोअर एंड अपर कास्ट क्लास, ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस। कांग्रेस में सारे लोगों को धीरे धीरे जगह मिलने लगी, किसके बाद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर विथ रूलर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे जो इसका लीडरशिप था ना वो भी चेंज होने लगा। पहले क्या था, जो अपर पढ़े लिखे लोग थे वही कांग्रेस के लीडर बनते थे, लेकिन जब पूरा हमारे जो कांग्रेस का जो चौड़ा वो हुआ, विस्तार हुआ सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बाद, तो इसमें सबको आने को जगह मिल गया। सब लोग जो अलग विचारधारा रखते थे वो लोग भी कांग्रेस में आए, और साथ साथ इसके जो लीडरशिप थे ना, लीडरशिप में भी जो नीचे का तबका था ना वो भी पार्टिसिपेट करने लगा। जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे वो भी, जो गांव देहात का इनका जो वो था ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस का, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे लोग, ठीक है। बाय द इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। अब इंडिपेंडेंस के टाइम तक
कांग्रेस क्या है, एक रैनबो की तरह हो गया था। रैनबो में कैसा होता है कि 7 कलर होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें भी कांग्रेस में भी सेम यही हुआ था कि एक सोशल कोलेशन का एक रैनबो बन गया था, जिसमें ब्रॉडली रिप्रेजेंट इंडिया डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वेराइटी। ठीक है, कांग्रेस में इंडिपेंडेंस के टाइम पे रैनबो की तरह इतनी डाइवर्सिटी आ गई थी इन टर्म्स ऑफ क्लास, अलग अलग मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सब तरह के कास्ट, सारे कास्ट थे यहाँ पे, रिलीजन सारे धर्मों के लोग थे यहाँ पे, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती, सब तरह के लोग यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, देखो अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। मैनी ऑफ दिस ग्रुप मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस। कुछ बहुत सारे ग्रुप थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस के तौर पे रख ली। वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एंड ग्रुप एज इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ्स। अब जो अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे सब एक कांग्रेस में ही आ गए थे। इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलेशन। आइडियोलॉजिकल कोलेशन कैसे हुई, डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग एक ही ग्रुप में आ गए, तो इस तरह ही कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कोलेशन बोला गया हमें। ठीक है, देखो इट अकोमोडेट द रिवॉल्यूशनरी एंड प्रैक्टिस कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड राइट, लेफ्ट, सारे तरह के जितने लोग होते हैं, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, कंजर्वेटिव, रिवॉल्यूशनरी, सारे तरह के लोग आपको कांग्रेस में मिलने लगे थे। ठीक है, द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। In pre-independent days, many organization party with their own constitution and organization structure were allowed to exist within the Congress. अब धीरे धीरे कई तरह की अलग अलग पार्टियां कांग्रेस में ही खुद बनने लगी। कांग्रेस तो अलग एक पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर अलग अलग पार्टियां बनने लगी क्योंकि इतने लोग आ गए थे। जैसा कि हमने पहला देखा, अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखा, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा हूँ, सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कांग्रेस के लोगों ने ही, जो यंग लोग थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही इतनी पार्टियां बनने लगी थी। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी आ गई थी। ठीक है, अब सम ऑफ दीज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीज लेटर सेपरेट फ्रॉम कांग्रेस। अब कांग्रेस से धीरे धीरे अलग हो गई बाद में। ठीक है, और बाद में फिर ऑपोजिशन का पार्ट करने लगी। ठीक है, देखो अब चलो ये पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया, ये स्ट्रॉन्ग सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब ऐसा नहीं हो कि आप इसको लिख ना पाओ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया है, वाई कांग्रेस डोमिनेट, और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे एक बार आप बुक खोलो और बुक में लाइन वाइज, मेरे लेक्चर के साथ बुक में लाइन वाइज आप पढ़ते चलो। ठीक है, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब देखो अगला है टॉलरेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। टॉलरेंट एंड मैनेजमेंट, वेट, ये इसी में पॉइंट है वाई कांग्रेस डोमिनेट में। टॉलरेंट सातवां एंड क्या था, टॉलरेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, टॉलरेंट एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। ठीक है, अब फैक्शन का मतलब समझ लो। फैक्शन का मतलब होता है जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं किसी पार्टी में, उनको फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो अभी बीजेपी जो गवर्नमेंट है हमारी, बीजेपी गवर्नमेंट में एक छोटा सा ग्रुप ब्राह्मणों का होता है जो इनको ही वोट करता है, जो राजपूतों का ग्रुप होता है इन्हीं को वोट करता है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनको ही पॉलिटिकल लैंग्वेज में फैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये भी एक तरीका था कांग्रेस को डोमिनेट करने का। ठीक है, ये भी एक रीजन था वाई कांग्रेस डोमिनेट। ठीक है, देखो दिस कोलेशन लाइक कैरेक्टर। अब देखो इतने सारे ग्रुप आ गए थे यहाँ पे कांग्रेस में, इतने सारे ग्रुप आ गए थे कि एक कोलेशन हो गया था, खुद में ही एक पार्टी के ही अंदर ही कोलेशन हो रहा है। अभी तक हमने जानते थे कि पार्टी टू पार्टी कोलेशन होता है, दो पार्टी जब मिलती हैं तो उसको कोलेशन बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस में ही ऐसा हो गया था कि कई पार्टियां एक साथ बन रही थी और कांग्रेस एज इट इज वर्क एज कोलेशन। ठीक है, दिस कोलेशन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गिव इज अनयूजुअल स्ट्रेंथ। ये कांग्रेस का ये जो टॉलरेट करने का और जो कोलिशन का जो ऐसा नेचर था, उसने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी, उसको बहुत मजबूत किया। फर्स्टली पहला, द कोलिशन अकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट। पहला जो कोलिशन का जो कैरेक्टर होता है, कोलिशन का मतलब होता है कि जो भी कोलिशन को ज्वाइन करेगा, जो भी हमारी ग्रुप को ज्वाइन करेगा,
उसकी सारी बातें सुनी जाएंगी और अगर वैलिड हैं तो उसको मानी भी जाएंगी, ठीक है। तो कॉलेशन को जो जो ज्वाइन किए उनको सबको फैसिलिटेट किया गया, उनको उनकी जो नीड्स थे उनको ज़रूरतों को पूरा किया गया। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी ऐसा पार्टी में विद्रोह का कोई भी वो नहीं हुआ, क्योंकि सबकी बात सुनते थे, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी पुट द अपोजिशन इन डिफिकल्टी। अभी इस स्ट्रेटेजी की वजह से जो अपोजिशन था उस टाइम पे उसको भी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है। Anything that opposition wanted to say would also find a place in the program of and ideology of Congress, ठीक है। अब जैसा बताओ, कोई ऑपोजिशन है, उसकी एक विचारधारा होगी, ठीक है। अब उसकी जो विचारधारा है ना, वो ऑलरेडी कांग्रेस में कुछ लोगों के पास है, मतलब ऑलरेडी कांग्रेस के पास वो एग्जिस्ट करती है वो विचारधारा, ठीक है। कांग्रेस के अंदर वो विचारधारा है, फिर उसके अपोजिशन में विचारधारा है, तो फिर अपोजिशन को बहुत दिक्कत होती थी कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो तो वो खुद उनके पास है, ठीक है। सेकेंडली, इन द पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप एंड द लीडर एंड अकोमोडेशन, ठीक है। अब देखो, जो पार्टी है ना, जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, उसका जो नेचर था ना वो कोलिशन का नेचर था, और बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थी। वो टॉलरेंट किसको लेके थी कि जो अलग अलग ग्रुप थे ना, उनकी जो एम्बिशन थे उनको लेके बहुत टॉलरेंट थी, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है आप समझ में रहे हो, ठीक है। कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस से पहले भी करती थी कांग्रेस, और कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बाद भी करती आ रही थी ये, ठीक है। Even if group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight. देखो, अब कांग्रेस उस टाइम पे ऐसी पार्टी बन गई थी ना कि मान लो कोई ऐसा ग्रुप है कांग्रेस में जो खुश नहीं है कांग्रेस से, उसके पावर शेयरिंग से, फिर भी वो कांग्रेस में रहता था। कांग्रेस की इतनी उस टाइम पे वैल्यूज थी कि कांग्रेस से कोई खुश नहीं है, कांग्रेस वो भी कांग्रेस में ही रहता था, ठीक है। अब धीरे धीरे लाइक इट वुड, कहाँ था मैं, ठीक है। इवन इफ द ग्रुप वाज नॉट, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट अदर ग्रुप रेदर देन लिविंग द पार्टी बिकम अपोजिशन, ठीक है। ये तो उतना ही था जो मैंने बता भी। चलो ये देखते हैं। दीज फैक्टर इनसाइड द पार्टीज आर कॉल्ड फैक्शन। दीज ग्रुप्स, अभी मैंने बताया जो ऐसे छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं उनको फैक्शन बोला जाता है। द कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी टॉलरेट एंड फैक्ट इनकरेज वेरियस फैक्शंस। फैक्शन को बहुत इनकरेज करते थे कि आप ग्रुप में ज्वाइन रहो, ठीक है। देखो, अब ये हमारा भारतीय जनसंघ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय जनसंघ जो आज की बीजेपी है, ठीक है। भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म इन 1951 में फॉर्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था इसको, ठीक है। इसका जो लीनेज है, यानी जो ये कहाँ से बनी है, ये हिंदू महासभा जो इंडिपेंडेंस के पहले था, ठीक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उससे इसका फाउंड हुआ है, ये फॉर्म हुई है। अदर पार्टी जनसंघ वॉज डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इसके अलग थी, ठीक है। इट इम्फेसाइज, जैसा कि आज का भारतीय जनता पार्टी है ना, वो सेम वो भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्म हुई है, ठीक है। इसी से भारतीय जनसंघ की धीरे धीरे फिर ये आया है, ठीक है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बन गई, ठीक है। ये वन नेशन पे जोर देती है, ठीक है। वन नेशन पे जोर देती है, मॉडर्नाइजेशन पे, प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन को जोर देती है। इंडिया एंड पाकिस्तान को मिला के अखंड भारत का बात करती थी ये, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को ऐसा नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को सोचती थी ये, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो जैसा कि मैंने बताया, देखो द पार्टी लीडर इंक्लूड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये लोग सब इसी के लीडर थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी इसी में से फॉर्म हुई है, यही है भारतीय जनता पार्टी, धीरे धीरे ये बन गई, ठीक है। चलो, भारतीय जनसंघ, देखो अब हम आगे आ गए थोड़ा सा। ये कम्युनिस्ट पार्टी को हमने नहीं पढ़ा है शायद, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस वेर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। जो कांग्रेस की यूनिट थे स्टेट में वो बहुत ज़्यादा फैक्शन से बने होते थे, और द अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस एंड नियर बाई। ये इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्योंकि मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, देखो ये द कांग्रेस एक्ट। देखो अभी हम कांग्रेस सिस्टम क्यों बोलते आ रहे हैं,
द कांग्रेस एक्ट एज बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन, ठीक है। दैट इज वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब एज कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम इसीलिए बोला जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी का जो रोल था ना, वो भी उस टाइम पे कांग्रेस ही करती थी, क्योंकि कांग्रेस में सभी तरह के लोग थे। और अगर कोई कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो कोई रॉन्ग फैसला लेती थी तो जो उसके अपोज करने वाले कांग्रेस में थे उसको अपोज भी करते थे, ठीक है। तो इसीलिए अपोजिशन का भी काम वही कर रही थी और जो रूलिंग पार्टी थी वो भी वही काम कर रही थी। इसीलिए उस टेन्योर को यानी उस पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला गया है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब हम आगे देखते हैं। गला बैठ गया यार। चलो इसमें ये है इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, वी हैव नोटेड अबव, इट इज़ नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव अपोजिशन पार्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी। भी हमने देखा कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी 1944 में फॉर्म हुई थी, वो अलग कांग्रेस से अलग हो गई थी। CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, भारतीय जनसंघ थी, ये सारी पार्टियाँ थी उस टाइम पे, ठीक है। Even then India had a large number of diverse and vibrant opposition party. There many other multi-party democracies. Some of these came into beginning before the first general election. कुछ ऐसी पार्टियाँ थी जो 1952 के जनरल इलेक्शन के पहले ही आ गई थी, कुछ ऐसी थी जो 1952 के बाद बनी थी। All these opposition parties succeed in gaining only a token representation in the Lok Sabha and State Assembly during period. देखो सिंपल सी बात ये थी कि जो लोकसभा की पार्टी थी, जो ये अपोजिशन पार्टियाँ थी, वो सिर्फ नाम का ही पार्टियाँ थी। मतलब इनको लोकसभा में कोई सीट ही नहीं मिली, 1-2 सीट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए 1-2 सीट मिलती थी, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ही डोमिनेट करती थी सारी सीटें, ठीक है। येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ सिस्टम। लेकिन उनका रहना ही सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा था, ठीक है। वो कहीं भी अगर कुछ दिक्कत होती तो वो सरकार से सवाल पूछती थी, सरकार उन्हीं की वजह से अकाउंटेबल थी, ठीक है। और इसी वजह से कांग्रेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस बना रहता था, ठीक है। द पार्टीज प्रिवेंट द रिसमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक का मतलब थी यही, इन्हीं पार्टियों की वजह से कोई भी हमारी गवर्नमेंट जो थी वो एंटी डेमोक्रेटिक नहीं हो रही थी, ठीक है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे थे। इन द अर्ली ईयर देयर वर अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड दोज हु वर इन अपोजिशन, ठीक है। अब वो टाइम ही अलग था, वो टाइम अब अभी कभी टाइम नहीं आएगा। वो उस टाइम पे ना जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, रूलिंग पार्टी थी, तो कांग्रेस के जो लीडर थे ना, जो और अपोजिशन के जो लीडर थे, उनके बीच में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की बात थी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे द इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल द कंट्री आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूड अपोजिशन लीडर लाइक डॉक्टर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लोग अपोजिशन के लीडर थे। इन द कैबिनेट में ही अपोजिशन के लीडर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ऑफन रिफर्ड टू हिज fondness for the socialist party to invited socialist leader like जयप्रकाश नारायण to join his government। अब जो जयप्रकाश नारायण थे, जो सोशलिस्ट लीडर थे, वो अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऑफर किया कि आप हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन करिए, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर पॉलिटिकल लीडर डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस, ठीक है। अब इसी पर्सनल रीजन की वजह से ना जो पार्टी में जो कंपटीशन होने वाला था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, तो कोई भी जीते कोई भी हारे कोई मतलब नहीं था लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दिया हुआ है, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, इसके फाउंडर थे। मिनिस्ट्री नेहरू कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ठीक है। ये सारे ये लीडर थे यहाँ पे। और ये एक फ़ोटो है हमारा, जैसे देखो आप यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का फ़ोटो है, और मैं किसी को, ये अब्दुल गफ़ार खान, सॉरी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, और मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ पहचानो, और अगर पहचान पाओ तो बताना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, इनका नाम दिए हुए नीचे, आप इनको थोड़ा सा पहचानो। और यही जो असली लीडर हैं, यही लीडर थे हमारे। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।
कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।